नाज़रीन, जंग में हिजबुल्लाह के हेलीकॉप्टर्स की एंट्री हुई है जिन्होंने बड़ी तबाही मचा दी है। इसके साथ साथ इसराइल का हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया गया है। जबकि इस जंग में एलोन मस्क खुलकर फलस्तीनियों के हक में सामने आए हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से टकरा गए हैं। अब यह जंग गजा के एक छोटे से इलाके में लड़ी जाने वाली जंग नहीं रही, बल्कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों के दरमियान फैल चुकी है। इस जंग ने दुनिया का अमन, दुनिया की इकोनॉमी और दुनिया के निजाम को चैलेंज करके रख दिया है। और इलोन मस्क किस तरह से फलस्तीन का नुमाइंदा बनकर पूरे अमेरिका से टकरा गया है, यह भी आपको तफसीलात बताएंगे। जबकि यमन ने इसराइल की सप्लाई लाइन काट दी है, जो इसराइल के लिए जंग में बहुत बड़ा धचका है। और इसके साथ साथ निहत्ते लोगों के साथ गजा में क्या हो रहा है, वो अहम तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो, हर एक मालूमात आप तक पहुंच सके। क्योंकि ये जंग जो है, ये कोई रिवायती जंग नहीं है। इस जंग ने पूरी दुनिया को चैलेंज करके रख दिया है। और फलस्तीन का यह फैसला कुन मार्का है, या तो फलस्तीन एक आजाद रियासत के तौर पर कायम होगा, या फिर हमेशा हमेशा के लिए फलस्तीन सफाए हस्ती से मिट जाएगा। और सबसे पहले हम हिजबुल्लाह की बात कर लेते हैं, लेबनान बॉर्डर पर जिन्होंने तबाही मचा रखी है। और अब नई एंट्री हुई है, हिजबुल्लाह के हाथ हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं और हेलीकॉप्टर से उन्होंने अटैक शुरू कर दिए हैं। ये सबूत भी आप देख लीजिए, एक एक चीज को मैं बतौर सबूत भी आपके सामने रखूंगा वेरीफाई करके। ये हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ उन्होंने गैदरिंग ऑफ सोल्जर्स को म्यूटोला साइट पर अटैक किया है, जिसमें भारी नुकसान इजरायली फौजियों का हुआ है। अब ये जो म्यूटोला साइट है, यहां पर मुसलसल झड़पें जारी हैं, मुसलसल हमले हिजबुल्लाह की जानिब से किए जा रहे हैं। और आज पहली बार हेलीकॉप्टर्स के जरिए उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर्स उन्होंने इस्तेमाल किए और यहां पर निशाना बनाया। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरा बहुत बड़ा हमला किया है, वो हेडक्वार्टर पर किया है। ये लेबनान बॉर्डर के साथ वादी साहसा में कमांड हेडक्वार्टर बनाया गया था और उस पर डायरेक्टली अटैक किया गया है और वहां पर भारी नुकसान हुआ है। एक तो हाईली ट्रेंड लोग इनके यहां पर थे, इनके आला ऑफिसर्स इस हेडक्वार्टर में थे, स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स हैं वो भी इसी हेडक्वार्टर में थे। और पूरा हेडक्वार्टर जो है उसको निशाना बनाया गया है। और ये इस वक्त का सबसे, मेरे ख्याल से, बड़ा हमला है और सबसे भारी नुकसान इनको इसी हेडक्वार्टर में उठाना पड़ा है। इसके अलावा जो एक और बड़ा अहम तरीन चीज हुई है, वो ये कि स्पाई ड्रोन जो है वो इन्होंने मार गिराया है। सरफेस टू एयर मिसाइल इन्होंने फायर किया। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जो रशिया ने इनको दिया हुआ है। तो रशिया के दिए जो हथियार हैं, वो इस जंग में अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और अभी इजराइल के मुताबिक कुछ हथियारों का नया जखीरा भी वैगनर ग्रुप के थ्रू बशार अल असद से होता हुआ हिजबुल्लाह के पास पहुंच रहा है, और वो मजीद हिजबुल्लाह को ताकतवर बना देगा। अभी जो उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है, उसने इनका जीना हराम करके रखा हुआ है। ना ही इनका कोई स्पाई ड्रोन अंदर जा सकता है, ना ही कोई एयरक्राफ्ट अंदर जा सकता है। ये ड्रोन इन्होंने अंदर भेजने की कोशिश की थी लेबनान वाली साइड पे, लेकिन जो ही ये अंदर गया है, फौरी तौर पर मिसाइल फायर किया गया और इसको वहीं पर तबाह कर दिया। इसके अलावा फौजी ले जाने वाले जहाज को हिजबुल्लाह की जानिब से निशाना बनाया गया और इसमें बड़ी तादाद में फौजी सवार थे। लेकिन इसमें एक चीज ये हुई कि इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया और हवा में ही तबाह हो गया और उस जहाज को निशाना नहीं बनाया जा सका। लेकिन यह बहुत बड़ी चीज है कि वो उनको पता है कि किस जहाज की क्या लोकेशन है और उसकी तरफ वो फायर कर रहे हैं। और ये उनका फौजी ले जाने वाला एयरक्राफ्ट था। अगर ये मिसाइल इसको हिट कर जाता तो यहां पर भी दर्जनों इसराइली फौजी हलाक हो सकते थे। लेकिन जिस तरह से वैरायटी ऑफ वेपन्स के साथ और मुख्तलिफ लोकेशंस पर हमले जारी हैं और इनकी टेरिटरी के अंदर आकर हमले जारी हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यही चीज हिजबुल्लाह को सबसे खतरनाक बनाती है। और इसराइल को अगर इस वक्त किसी से खतरा है तो वो हिजबुल्लाह ही है। इसके अलावा 2-3 और लोकेशंस पर हमले हुए हैं, वो भी जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर देते हैं। अबाद साइट पर हमला किया गया है और वहां पर कितना नुकसान हुआ है ये अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन वहां पर आग के बड़े बड़े शोले दूर से देखे जा सकते हैं। बॉर्डर पार से भी धुआं उठता हुआ और आग के शोले उठते हुए वहां से देखे जा सकते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि वहां पर भी भारी नुकसान हुआ होगा। इसके अलावा यारून मिलिट्री पोजीशन है, यहां पर डायरेक्टली अटैक किया गया और यहां पर भी इनके फौजियों की कैजुअलिटीज हुई हैं। इसके अलावा खालिद वर्दा का इलाका है, यहां पर भी निशाना बनाया गया। मैं सिर्फ वो इलाके आपको बता रहा हूं जहां पर डायरेक्ट इनकी फौजियों की कैजुअलिटीज हुई हैं, इनके फौजी मारे गए हैं। और ये तमाम लोकेशंस बताने का मकसद आपको ये होता है कि आपको आइडिया हो सके कि जंग एक सेक्टर पर, एक इलाके में महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे बॉर्डर पर फैल रखी है। और हिजबुल्लाह
मस्क किस तरह चालाकी और हिकमत अमली के साथ इनकी एक एक चीज को निशाना बना रहा है। अब जरा इलोन मस्क की बात कर लेते हैं। इलोन मस्क पूरे अमेरिका से टकरा गया है, पूरे निजाम से टकरा गया है, और मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कहता हूं कि एक इलोन मस्क पूरे उम्मत मुसलमान के ये जो हुक्मरान है इन सब पर भारी है। जो काम ये हुक्मरान नहीं कर सके वो अकेला इलोन मस्क कर रहा है, और मैं दाद देता हूं, सलाम पेश करता हूं इलोन मस्क की बहादुरी को कि जिस तरह वो फलस्तीनियों के हक में सामने आया है और दुनिया से टकरा गया है। इलोन मस्क ने अपने पूरे करियर में मैं कहता हूं इतनी मुखालफत मोल नहीं ली होगी जिस तरह आज वो फ्रंट फुट पर आकर खड़ा हुआ है। ना ही उसे अपने पैसे की परवाह है, ना ही उसे अपने कोई नुकसान की परवाह है। वो हक में है तो सच के हक में है, वो बातिल के खिलाफ खड़ा हुआ है, सच के हक में खड़ा हुआ है, और आपसे भी वो अपील कर रहा है कि आप भी सच का साथ दें। आपको पता है नाज़रीन कि इलोन मस्क पहले दिन से थोड़ा बहुत इस जंग में इस तरह से इंगेज है कि एक तो उन्हें कहा गया था कि इंफॉर्मेशन आप ट्विटर से हटाओ जो इनके हक में, इनके खिलाफ है इसराइल के, उसको हटा दो, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं हटाऊंगा। उसके बाद और भी एक दो उन्होंने कमेंट किए जिस पर बड़ा इशू बना, लेकिन अभी जो उन्होंने कमेंट किया है इसने बहुत हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो इसराइली हैं इन्होंने माशरे में नफरत फैलाई है और जो कुछ रिएक्शन आ रहा है वो यही उस चीज के जिम्मेदार हैं। तो इस पर मामलात बहुत खराब हो गए हैं। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें एप्पल है, जिसमें IBM है कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी, जिसमें अडोब है, ये $बिलियन की कंपनीज हैं, इन्होंने ट्विटर से अपने इश्तिहारात वापस ले लिए हैं। वहां पर उन्होंने कहा अब हम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे। तो $बिलियंस का नुकसान हुआ है एलोन मस्क को सिर्फ एक ट्वीट करने से, और वो ट्वीट उन्होंने हक की बात की, सच की बात की, फलस्तीन के जो सही बात है वो उन्होंने की, और उससे वो पीछे नहीं हटे। फिर उन्होंने व्हाइट हाउस की जानिब से बहुत सख्त बयान आया एलोन मस्क के हवाले से, और बहुत सख्त एलोन मस्क पर तनकीद की गई। लेकिन इलोन मस्क की बहादुरी को सलाम कि उस शख्स ने ना ही अपने पैसे की परवाह की कि ठीक है एप्पल, ये फलाना IBM, फलाना डोप, फलानी कंपनियां ये एड्स लेकर जाती हैं तो ले जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। उसने एक तो फिर ट्वीट दागा और उसने कहा कि जो भी यहां पर जेनोसाइड को सपोर्ट करेगा इस प्लेटफॉर्म पर, इस ट्विटर पर, उसको हम सस्पेंड कर देंगे। कोई इजाजत नहीं है, किसी को कोई हक नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पर वो आकर जेनोसाइड को सपोर्ट करे। तो ये उसने ट्वीट किया। फिर उसने यहां पर नहीं रुका, बल्कि अब वो बाकायदा मुकदमा करने जा रहा है। मंडे को अहम तरीन वो केस फाइल करने जा रहा है, और ये तारीख का सबसे अहम तरीन केस होगा। इसमें बड़े बड़े माफियाज को इसमें रखा गया है कि इन्होंने किस तरह से ये जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह इन्होंने जो मुखालफत सारी की है और गलत बातें की हैं, इस सब पर इन सारे माफियाज के खिलाफ केस करने जा रहा है। ये आप ट्वीट देखिए, देयर बोल्ड देयर नेटवर्क ऑफ डार्क मनी एंड देयर डोनर्स ऑल ऑफ देम। ये खुद इलोन मस्क कह रहे हैं, यानी पूरे माफिया के साथ वो अकेला बंदा टकरा गया है। हालांकि इस चीज की कोई मिसाल इस तरह से नहीं मिलती कि ये जो बड़े बड़े टाइकॉन होते हैं, बिलियनर्स होते हैं, अमीर लोग होते हैं, इनको अपने पैसे की फिक्र होती है, ठीक है, इनके लिए बस ये मफामत के साथ चलते हैं और अपना बिजनेस, अपना पैसा, अपना इंटरेस्ट बचाते हैं। लेकिन इलोन मस्क ने यहां पर अपना इंटरेस्ट नहीं बचाया, बल्कि ह्यूमैनिटी को बचाया है, उसने सच को बचाया, और उसने ट्वीट भी किया है कि सपोर्ट फ्री स्पीच। जो मुकदमा दायर करने जा रहा है उसके ऊपर उसने लिखा है कि सपोर्ट फ्री स्पीच, कि मैं किसी सूरत भी जो हक की बात है वो करने से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे जितना, यानी इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है कि एप्पल जो दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंपनी है उसने ट्विटर से अपनी एडवर्टाइजमेंट वापस ले ली है, लेकिन इलोन मस्क ने उसको किसी खाते में नहीं डाला। तो इससे बड़ी चीज ना हो सकती है, ना तारीख में इसकी कोई मिसाल मिलती है। इसीलिए मैं कहता हूं ये एक इलोन मस्क जो है ये पूरी उम्मत मुसलमान पर भारी है। उस एक बंदे ने इतना बड़ा काम कर दिया। इनको तो अपने तेल बेचने की फिक्र है ना, कि हमारा तेल कहीं रुक ना जाए। जब इनको कहा गया कि इसराइल का तेल बंद कर दो ताकि वो बच्चों को वहां पर शहीद ना करे, तो इन्होंने वो तेल बंद नहीं किया, और उस बंदे ने एक ही ट्वीट से अपने खरबों जो है वो लुटा दिए, खरबों का नुकसान बर्दाश्त कर लिया है। तो वो इनसे तो 1000 गुना बेहतर हुआ ना कि ये मुसलमान भी हैं, ये उस खित्ते के वारिस भी हैं, ये उनकी नस्ल भी है जो वहां पर कुर्बान की जा रही है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो इलोन मस्क खड़ा हो गया। तो मैं उसकी जुर्रत और बहादुरी को भी सलाम करता हूं, और आपको भी जरूर कहूंगा कि उसको जरूर सपोर्ट करें। अब जरा यमन की बात कर लेते हैं। यमन बिल्कुल फ्रंट फुट पर खड़ा है और मुसलसल हमले किए जा रहा है, और इस वक्त जो प्राइमरी वॉर जोन बना हुआ है वो रेड सी का एरिया बना हुआ है, खासतौर पर बाबुल मंदब जो इनकी मलकियत में आता है, वहां पर वो मुसलसल हंट कर रहे हैं इनके शिप्स को। और इन्होंने क्या किया है कि अपने झंडे उतार दिए हैं वहां पर, ये अपने जहाज जो है वो छुपाकर गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर इन्होंने मुकम्मल तौर पर कट ऑफ कर दिया है। और यहां पर बड़ी अहम स्टेटमेंट एक पहले आप ये देखें कि यमन की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि 2015 में हमें यह थ्रेट किया गया था कि आप रियाद में होने वाले समिट में शिरकत करो, वहां पर तमाम चीजों पर अग्री करो, वगरना तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ देंगे। हम तब भी खड़े हुए, हमने तब भी इनका साथ नहीं दिया, और आज फिर हमें
थ्रेट किया जा रहा है, जंग की धमकियां दी जा रही हैं। अगर गजा के मामले पर इसी तरह तुम खड़े रहे और खामोश नहीं बैठे तो फिर हम तुम्हें सफा हस्ती से मिटा देंगे। ये आज हमें थ्रेट किया जा रहा है, लेकिन हम आज भी खामोश नहीं बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि ये हमारा इतना इनको खौफ है इसराइलियों को कि यहां से उन्होंने अपने शिप से झंडे उतार लिए हैं, यहां से अब वो छुप छुप कर गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। और आवर आईज आर ओपन एंड कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, हम मुकम्मल तौर पर नजर रखे हुए हैं और जो ही हमें इनका कोई शिप नजर आएगा उसको हम उड़ा के रख देंगे। और उन्होंने बाकी अरबों की जो नेवी इस एरिया में है उनसे कहा है कि आप हमें इंफॉर्मेशन दें, चले आप और कुछ नहीं कर सकते, ये हमें बता दें कि इनका शिप्स कहां से है, कहां पर आ रहा है, बस यही बता दें, अगला काम हमारा है। आप हमारे साथ जंग में बेशक ना आए, हमें यह सिर्फ बता दें कि इनका शिप कहां पर है, अगला काम हमारा है। तो इस वक्त एक तो ये जो सप्लाई लाइन थी रेड सी वाले एरिया से, अब ये मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो चुकी है। अब ये जो इनकी सप्लाई लाइन मुतासर हुई है, अब इसको दूसरे एंगल से मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको समझ आएगी ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इनका जो दूसरा जमीनी रास्ता है वो ये है कि ये कुवैत से होते हुए इराक में, फिर जॉर्डन में और फिर इसराइल में लॉजिस्टिक और असलहा पहुंचा रहे हैं। तो ये जो समुद्री रास्ता था ये तो इनका बंद हो चुका है। और अगर अब ये जो जमीनी रास्ता है ये भी किसी तरीके से बंद हो जाता है, कोई बड़ी इंटरवेंशन हो जाती है, कोई अरब उठ खड़े होते हैं, जिस तरह के जॉर्डन अपनी फौजें मोबिलाइज कर रहा है, जॉर्डन ने बड़े सख्त बयान दिए और उन्होंने कहा कि जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही वर्ष है और इसराइल के साथ हम तमाम मुआहदे खत्म कर रहे हैं। तो अगर वहां पर जंग छिड़ जाती है तो ये वाली दूसरी उनकी जो सप्लाई लाइन है वो भी कट ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह इसराइल जो है वो मुकम्मल तौर पर फंस जाएगा, ना वो सीरिया से आ सकता है, ना ही लेबनान की तरफ से उनका असलहा आ सकता है, ना ही जॉर्डन की तरफ से उनका असलहा आ सकेगा। ये जो दूसरा समंदर वाला रास्ता था ये उनका यमन ने बंद कर दिया। तो इस तरह उनकी जो सप्लाई लाइन है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगी और अकेला जो उनके पास सोर्स होगा वो मेडिटेरेनियन सी के पास बचेगा, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं और वो एक ही रूट इनके लिए बचेगा। तो इस तरह जो यमन का ये वाला एक्शन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और अगर वो इनके शिप्स कुछ तबाह कर देते हैं तो फिर जंग जो है वो बहुत बड़े स्केल पर यहां पर फैल जाएगी। तो सूरत हाल इंतहाई क्रिटिकल है। ये जो आने वाले अगले घंटे चल रहे हैं ये इंतहाई क्रिटिकल है, यानी किसी भी वक्त यमन ने इनके जहाजों को निशाना बनाया या फिर अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया तो समझ लें कि हम बड़ी जंग में कूद चुके हैं। अब जरा गजा के निहत्थे लोगों की बात कर लेते हैं। सूरत हाल बहुत ही खरबनाक है, बहुत ही दिल दहला देने वाले मनाजिर है वहां पर। जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि अल शिफा हॉस्पिटल को डेडलाइन दे दी गई है कि आप इसको इवैक्यूएट करें। डॉक्टर्स, नर्सेज, पेशेंट्स और जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, तमाम लोग, कोई बंदा हमें यहां पर नहीं दिखना चाहिए, तमाम लोग इसको इवैक्यूएट करें। जबकि डॉक्टर्स ने कहा है, मेडिकल स्टाफ ने कहा है कि हम लीव नहीं करेंगे। पेशेंट जो है वो लीव कर नहीं सकते, उनसे तो चला नहीं जा रहा। वो मरीज, उन्होंने 3-3 दिनों से खाना नहीं खाया हुआ, पानी से उनकी जान निकल रही है, तो उनको उठाकर कौन लेकर जाए? रोड्स इर्द गिर्द सारे तबाह हो चुके हैं, एम्बुलेंसेज आउट ऑफ ऑर्डर हैं, फ्यूल है नहीं, तो इनको कौन उठाकर लेकर जाएगा? तो हम इवैक्यूएट नहीं कर रहे हैं। तो ये अब सूरत हाल बहुत वर्ष है। जैसे उन्होंने अंदर घुसे हैं, टैंक ने गोले बरसाए हैं, बमबारी अंदर जाकर की है, तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं। तो डेडलाइन ये दे दी गई है। इसके अलावा अल वफा हॉस्पिटल में बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। अल वफा के जो डायरेक्टर हैं वो शहीद हो चुके हैं, उनके साथ बहुत सारे डॉक्टर शहीद हुए हैं, बहुत सारे जख्मी हुए हैं और जो डिस्प्लेस पीपल वहां पर थे वो भी बड़ी तादाद में शहादतें उनकी हुई हैं और जख्मी हुए हैं, क्योंकि अल वफा हॉस्पिटल को डायरेक्टली निशाना बनाया गया है। बिल्कुल इसको भी उसी तरह डेडलाइन दी गई थी जिस तरह अल शिफा को दी गई है। अल वफा को भी डेडलाइन दी गई थी कि आप इवैक्यूएट करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मरीजों को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अब डॉक्टर्स और वहां के डायरेक्टर वो शहीद हो चुके हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो जख्मी हैं। तो इस तरह सूरत हाल बहुत वर्ष है वहां पर। फिर आप देखेंगे अभी कुछ देर पहले 80 डेड बॉडीज मिली हैं इंडोनेशियन हॉस्पिटल को। 80 डेड बॉडीज वहां पर लाई गई हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जहां पर 80 डेड बॉडीज लाई गई हो वहां पर कितना क़यामत का मंजर होगा। जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं और किसी का कोई वहां पर जान से चला जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, तो आप उसी एक में देखें कि वहां पर किस तरह से कोहराम मचा होता है, यानी पूरे हॉस्पिटल में किस तरह से क़यामत का मंजर होता है जब एक भी डेड बॉडी वहां पर होती है, किस तरह से उसके रिश्तेदार, चाहने वाले वहां पर रो रहे होते हैं। तो यहां पर 80 डेड बॉडीज लाई गई हैं, तो वहां पर क्या मंजर होगा। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले खान यूनिस में अटैक किया गया है और वहां पर 28 लोगों की शहादत हुई है। घर पर अटैक किया गया और उस घर में 28 लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं। फिर जो गुज़श्ता रात गुजरी है, बताया जा रहा है कि ये बहुत ही टेरिफाइड नाइट थी और इस रात में बहुत ज्यादा बमबारी की गई है और सैकड़ों के हिसाब से शहादतों की इतलात है। अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं आए हैं, लेकिन पूरी रात बताया जा रहा है कि बमबारी चलती रही है और बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं। फिर मस्जिदों को शहीद करने का सिलसिला उसी तरह से जारी है। ग्रैंड मॉस्क है मगाजी कैंप में, इस पर हमला किया गया है और इसको शहीद कर दिया गया है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि टेंट्स इन अक्सा हॉस्पिटल आर फुल ऑफ बॉडीज। वहां पर जो टेंट लगे हुए थे वो फुल ऑफ बॉडीज हैं, वहां पर लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं।
मतलब क्यामत का मंजर है। आप गजा में जहां भी देखें आपको मौत ही मौत नजर आएगी। वहां से ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि गलियों में, सड़कों में वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं जो दफनाई नहीं जा सकी हैं। इसी तरह अब हॉस्पिटल्स में लाशों के अंबार लग गए हैं और वो दफनाए नहीं जा रहे। तो सूरत हाल पूरी तरह से तबाहकुन है। एक एक मिनट गजा के लोगों को मौत के करीब धकेल रहा है। एक एक मिनट वो मौत के करीब तर होते जा रहे हैं। जख्मी जो पड़े हुए थे, जिनको इलाज नहीं मिल सका, उनकी शहादतों की इतलात आना शुरू हो गई हैं। और जिस तरह से हॉस्पिटल्स को ख़त्म किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी तादाद में शहादतें जो है इससे होंगी। और प्लान वही है कि अगले चंद दिनों में तमाम लोगों को यहां से इजिप्ट में धकेलना है। यही इनका वाहिद प्लान है और ये समझते हैं कि इसी के जरिए वो अपनी कुछ ना कुछ फतह दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो उन्हें कोई फतह मिल नहीं सकी है। पूरी दुनिया में ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं, पूरी दुनिया में इनकी बदनामी, लान तान और थू थू हो रही है।